पीएमए 158 के आज के टेस्ट के तमाम सवालात आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पीएमए के इनिशियल टेस्ट 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। आज 27 अप्रैल है, तो आज की इनिशियल टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। मैं आप लोग को नॉन वर्बल के कुछ ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ, जिनकी मदद से आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला टिप क्या है कि आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये वर्टिकल है। तो आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। इसका मतलब क्या है? आपने सबसे पहले इसको देखना है, फिर आपने इसको देखना है, इसके बाद आपने इसको देखना है। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी। कभी भी आपने ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपका क्वेश्चन 100% चांस है कि गलत हो सकता है। तो हमेशा आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, ठीक है? मीन्स आपने सबसे पहले इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है? आप लोगों ने दरमियान वाले लाइन को नहीं पढ़ना। दरमियान वाले लाइन को ना पढ़े। अगर आप पहले लाइन को पढ़ लेते और आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो दरमियान वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना टाइम बचाना है। जाहिर सी बात है, अगर आप दरमियान वाले लाइन को स्टडी करोगे तो इसके ऊपर भी आपके 2 से 3 सेकंड तो लगेंगे ना, तो आप वो टाइम बचाए बाकी क्वेश्चन के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, आपने चेंज को डिटेक्ट करना है। सपोज अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो जब मैं पहले वाले ऑप्शन को देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे वाले ऑप्शन को देख लेता हूँ, पहले के बाद मैंने दूसरे को देखा, फिर मैंने तीसरे ऑप्शन को देखा, तो यहाँ पर मुझे एक पता चल जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से चेंज आ रही है। चेंज का पता मुझे किस तरह से पता चल गया है? देखिए, मुझे ये पता चल गया है कि इस तीसरे वाले लाइन में मेरे पास ये डॉट्स नहीं है। इट मीन्स ये डॉट मैंने रिमूव कर देने हैं। एक तो मुझे ये पता चल गया है, ठीक है? अभी ये डॉट कैसे रिमूव हुए? तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डॉट्स है, यहाँ पर भी डॉट्स है। इट मीन्स के दोनों के अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो रिमूव हुई है। ये बात है, ठीक है? तभी मुझे ये पता चल गया है कि इस वाले में और इस वाले में जो एक जैसी चीजें हैं उनको मैंने रिमूव करना है। अभी दरमियान को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसको तो मुझे पता चल गया है कि मैंने इन दोनों ऑप्शंस में से जो कॉमन चीजें हैं, जो एक जैसी चीजें, उनको मैंने रिमूव करना है। तो जब आपको चेंज का पता चल जाता है, फिर आपने अपना आंसर मालूम करना है। अभी मैंने क्या करना है? अभी मैंने इन दोनों को स्टडी करना है। इनके दरमियान जो कॉमन लाइंस है उनको मैंने रिमूव करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला लाइन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी लाइन नजर आ रहा है, यहाँ पर ये वाले लाइन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये वाले लाइन भी नजर आ रहा है। इट मीन्स कि ये लाइन्स हमारे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर इस तरह का एक शेप बच जाएगा, ठीक है? ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर ये बच जाएगा, इस तरह का शेप बच जाएगा। तो इट मीन्स कि मेरा आंसर क्या होगा? ये वाला मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, दोबारा मैं आपको एक नजर रिवाइज करवा देता हूँ। आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, कभी भी वर्टिकली क्वेश्चन को स्टडी ना करें, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपने दरमियान वाले लाइन को स्किप करना है। जब आप पहला लाइन स्टडी कर लेते हो और आपको चेंज का पता चल जाता है कि ये तीसरा वाला ऑप्शन मेरे पास किस तरीके से आया है, तो दरमियान वाले लाइन को बिल्कुल स्टडी ना करें। अगर आपको पहले लाइन से समझना है तब आप दूसरे लाइन को पढ़ा करें, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, जब चेंज का आपको पता चल जाता है तो उसी के हिसाब से आप लोगों ने अपने आंसर मालूम करना है। जिस तरह यहाँ पर मुझे चेंज का पता चल गया था तो मैंने अपना आंसर मालूम कर लिया। तो ये टिप्स आपको याद होंगे ना, तो ये नॉन नॉर्मल में आपके बहुत काम आएगी। इसकी मदद से नॉन नॉर्मल के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन के अंदर इन 4 बातों का ख्याल रखें, इससे आपके नॉन नॉर्मल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अभी देखिए स्टूडेंट, मैंने वर्बल के भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। कैलेंडर टाइप क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आते हैं, जो कि काफी थोड़े टेक्निकल होते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है सोल्यूशन में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि कैलेंडर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने उठाए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर येस्टरडे को संडे है तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपको येस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो पूछा गया हो, मेरी बात को ध्यान से सुने और अपने साथ नोट कर ले। जब आपको येस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो, तो आप लोगों ने येस्टरडे के साथ 3 दिनों को जमा करना है। जब आपको येस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो, तो आपने येस्टरडे के साथ 3 दिनों को जमा करना है। तो यहाँ पर येस्टरडे क्या है? संडे है। तो संडे के साथ अगर मैं 3 दिन जमा कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो जब भी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का येस्टरडे दिया हो, डे आफ्टर टुमारो पूछा गया हो, तो आपने क्या करना है? आपने +3 करना है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अगर आज संडे है तो आप बताएं कि 100 दिन बाद कौन सी दिन होगी। यह क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में अभी तक किसी ने भी सॉल्व नहीं किया होगा। अभी मैं आपको इसका भी आसान तरीका बताता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये सोचने में लग जाते हैं कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, लेकिन लाइन फोर्सेस एकेडमी है, शॉर्टकट ट्रिक्स है और आपका टीचर है, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के वर्बल के जितने भी टाइप्स हैं उन सब के ऊपर हमारे ट्रिक्स अवेलेबल है। अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को बाय करना चाहते हो, नोट्स को बाय करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम देखें। आपको मैंने एक बात बताई थी
कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। इट मीन्स कि अगर आज संडे है तो नेक्स्ट संडे कब होगी, जब आज के साथ में 7 दिन और जमा करूँ। फिर संडे कब होगी, जब मजीद में 7 दिन जमा करूँ। तो इसी तरीके से आज के दिन के साथ अगर मैं 7-7 दिन जमा करता रहूँ ना, +7 +7 +7, इसी तरीके से अगर मैं 14 दफा ना 14 मरतबा मैं 7-7 दिन जमा करूँ, तो मेरे पास फिर भी क्या आएगा, मेरे पास आएगा संडे। तो 14 मरतबा 7 जमा करने का मतलब क्या है, 98। तो इट मीन्स कि अगर आज के दिन के साथ मैं 98 दिन जमा करूं तब भी मेरे पास संडे आएगा। तो अगर 98 दिन के बाद संडे होगा तो 99 दिन के बाद क्या होगा, 99 दिन के बाद आपके पास मंडे हो जाएगा। और 100वें दिन पे क्या होगा, 100वें दिन पे ट्यूसडे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे मेरा आंसर मिल गया है, 100 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कैसे मालूम करना है, इसका सिंपल तरीका ये है ना कि 100 डेज है ना, तो आपने 7 के टेबल में अंदर घुस जाना है। जिस तरह मुझे पता है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू 98, तभी मुझे ये पता चल गया है कि अगर इस संडे के साथ मैं 98 दिन जमा कर लूँ, मेरे पास दोबारा संडे आएगी। तो अगर 98 दिन के बाद संडे है तो 99 दिन के बाद मंडे और 100 दिन के बाद ट्यूसडे। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर देखें, मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है कि ये आप लोग अभी इसको समझ गए हो या नहीं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएं कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अभी अच्छा, ये तो अभी आपको पता चल गया है ना, क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। सिमिलरली अगर मैं इस यस्टरडे से पहले एक वर्ड ऐड कर लूं बिफोर, इफ बिफोर यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो अभी आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसके साथ 4 दिन जमा करने हैं। ठीक है, 4 दिन जमा करने हैं। तो अगर आपको इनिशियल टेस्ट में बिफोर यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो, तब आपने 4 दिन जमा करने हैं। तो अगर आप संडे के साथ 4 दिन जमा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा थर्सडे का। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पढ़ाने का मकसद आपको यह था कि आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपसे यस्टरडे का पूछा गया था, यस्टरडे आपको दिया गया था, यहाँ पर बिफोर यस्टरडे आपको दिया गया था, यानी यस्टरडे से भी एक पहले वाला दिन दिया गया था, इसलिए आपने 4 जमा करने हैं और यहाँ पर 3 जमा करने हैं और यहाँ पर आपने 7 के टेबल के अंदर घुस जाना है। ठीक है, तो ये थे वर्बल के कुछ क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड। इसी तरीके से वर्बल के टोटल 16 टाइप्स है, जहां से आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। वो 16 टाइप सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर भी दिए हैं और हमारे लेक्चर्स के अंदर भी है। अगर आप उनको बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। अभी हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हु प्रेजेंटेड पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू इन यूएन यूनाइटेड नेशन ऑन पैलेस्टाइन इसराइल वार। फलस्तीन और इसराइल के जंग में 2024 में 2025 में किसने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया था। तो ये पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे मुनीर अकरम। ठीक है, ये कौन है, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, अभी भी है। ठीक है, मुनीर अकरम ने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन और इसराइल वार के ऊपर। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी मरतबा पहले भी आ चुका है, अभी आज भी आया है। ठीक है, अच्छा, 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ने एक डील साइन की थी, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी इसके ऊपर पाकिस्तान ने थोड़े और भी इंप्रूवमेंट लाई हुई है और अभी बाकायदा से पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री जो है वो भी वहां पर भेजी हुई है। और ये कहाँ पर, या रियाद में, या रियाज में ये डील साइन हुआ था। तो SMDA का आपसे पूछा जा सकता है कि SMDA की क्या एब्रीवेशन है। तो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में है और ये 17 सितंबर 2025 को साइन हुआ था। ठीक है, 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ठीक है, अच्छा, इसके डिफेंस में पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। ठीक है, ये लॉन्च किया था। इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर कब किया था, तो 10 मई 2025 को। ठीक है, और ये कितने दिनों का जंग था, 4 दिनों का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि 1965 का जो जंग था वो कितने दिनों का था। ये आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि उस टाइम आर्मी चीफ कौन थे, ये भी आपने बताना है, और प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी आपने बताना है। ठीक है, और इसी तरीके से 1971 की जंग में और 1999 की जंग में, ये मैं अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ये भी आप याद कर ली, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये सीज फायर बाद में 18 मई 2025 को, और अभी तक ये सीज फायर जारी है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल्स और करेंसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना, जो अभी बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सबको मैंने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सोमालिया का कैपिटल क्या है, तो मोगादिशो। ठीक है, ये उसका क्या है, कैपिटल है।
ऑस्ट्रेलिया का क्या है तो ये है कानबेरा, ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा जा चुका है। भूटान का क्या है तो टिम्पू है, ठीक है। इजिप्ट का क्या है कायरो है, ठीक है। मलेशिया का क्या है कोलमपुर है, ठीक है। इसके अलावा टर्की का क्या है अंकारा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इनिशियल टेस्ट की स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है, स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं, यानी अपने सेंटर के मुताबिक स्टडी करना चाहते हैं और कम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इतनी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो आपको अटेन हो, जो आपको याद रहे और जो आपके सेंटर के रेलेवेंट हो, और टाइम बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, यानी आपके टेस्ट से पहले हम आपको 200 एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको हम इनिशियल टेस्ट की मैक्सिमम 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे, आपके सेंटर के मुताबिक टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके टेस्ट से पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे और टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। अभी तक 158 लाख कोर्स में हमारे 14 स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं, 14 के 14 क्लियर कर चुके हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे 5500 में और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें अभी जो इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं ये भी आपको मिलेंगे और टेस्ट आपका 200% गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो अगर आप इन नोट्स को, इन कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। अफगानिस्तान का क्या है कैपिटल काबल है, इंडिया का न्यू दिल्ली है, ठीक है। नेपाल का क्या है काठमांडू है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया का क्या है रियाद है, ठीक है। और फ्रांस का क्या है पेरिस है, ठीक है। और यहाँ पर पेरिस के अंदर क्या है एफल टावर भी है, इसके ऊपर भी आज इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल्स, इनको अपने साथ स्क्रीनशॉट लेके सेव कर ले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट अमेरिका। ये क्वेश्चन परसों भी मैंने आपको पढ़ा था, आज दोबारा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है। तो इसका नाम क्या है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया है। अमेरिका का जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इसराइल ने जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसका नाम क्या है ऑपरेशन रोरिंग लायन, ठीक है। ये तीनों नाम आपको आने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। इससे रिलेटेड भी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें से जितने इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड है इनको सब मैंने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है। पहला क्या है लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है एशिया। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मलाला से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज कब मिला था। वो मेरे ख्याल में मुझसे कुछ गलती हुई थी डेट में, तो मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था और फीस के सिलसिले में मिला था, ठीक है, फीस का नोबेल प्राइज मिला था। आप मुझे बताइए कि 2025 में नोबेल फीस प्राइज किसको मिला है। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई को 2014 में फीस वाला नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है तो ये अफ्रीका है। लॉन्गेस्ट रिवर एशिया में कौन सा है तो ये यंगजी है, ठीक है, ये चाइना के अंदर है, ठीक है, ये कहाँ पर है चाइना में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड तो ये अमेजन है, ठीक है। और नील के ऊपर कभी मसला चलता रहता है लेकिन ये अमेजोन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा है तो ये कैस्पियन सी है। इससे रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में ये कैस्पियन सी के ऊपर हमने बात की थी। इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती है, सराउंड करती है, तो इसके ऊपर भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। ये अपने याद करना है। लार्जेस्ट लेक कौन सा है तो लेक बेकाल है, ठीक है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट लेक कौन सा है तो ये मानसर लेक है, ठीक है। विच कंट्री हैज द मोस्ट टी प्रोडक्शन तो ये चाइना है, ठीक है। चाइना पहले नंबर पर है, इसके बाद फिर इंडिया है, ठीक है। अच्छा, लेक ऑफ थाउजेंड आइलैंड ये कौन सा है तो ये फिनलैंड है। ये क्वेश्चन भी आज इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है और फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, ठीक है। तो ये इसका एक सिंबल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक सी कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद मेडिटेरियन सी। तो देखिए, थ्रू किसके थ्रू कनेक्ट करता है, डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं करता ना। ब्लैक सी को तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, दोबारा भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये है ना कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन को कनेक्ट करता है। अभी किसके थ्रू तो टर्किश स्ट्रेट्स, जो टर्की के अंदर स्टेट्स है बास्पोरस और डरडेनल्स जो स्टेट्स है ना उसके थ्रू कनेक्ट करता है। तो इसके ऊपर मजीद एमसीक्यूज के पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट मेरोमैक्टिक बेसन। मेरोमैक्टिक बेसन का क्या मतलब है, इस तरह का वाटर के दो लेयर्स होते हैं, अपर लेयर और लोअर लेयर, जो कि मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेरोमैक्टिक बेसन, और ये लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर भी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक है कर्च स्ट्रेट, ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ ऑज़ेफ के साथ। तो ये एमसीक्यू भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि ब्लैक सी को सी ऑफ ऑज़ेफ के साथ कौन कनेक्ट करता है तो ये है कर्च स्ट्रेट। एक है आपके पास बास्फोरस स्ट्रेट, बास्फोरस स्ट्रेट जो है तो ये सी ऑफ मरामा के साथ कनेक्ट करता है ब्लैक सी को। एक है डर्डेनेल स्ट्रेट, डर्डेनेल स्ट्रेट क्या करता है, ये सी ऑफ मरामा को सी एजेंसी के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर मेडिटेरियन सी। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना मेडिटेरियन से, तो ये डर्डेनेल इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये टर्किश स्टेट और ये एजेंसी का जो है ना, तो एजेंसी के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मैंने मैप उठाया हुआ है, ये सबसे पहले आपके पास क्या है, ब्लैक सी है। ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, तो ये इसका निमोनिक क्या है, टी और BURGR, बर्जर, ठीक है। तो बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और रोमानिया, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ठीक है। ये आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर देखें, ये आपको बास्पोरस स्टेट नजर आ रहा है, तो ये ब्लैक सी को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, सी ऑफ मरामा के साथ। और ये डेनेरस आपको नजर आ रहा है, ये किस क्या कनेक्ट करता है, ये सी ऑफ मरामा को कनेक्ट करता है एजेंसी के साथ। और ये एजेंसी नीचे किस चीज में गिरता है, ये मेडिटेरियन सी में गिरता है। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लैक सी को किस सी के थ्रू मेडिटेरियन सी में कनेक्शन है इसका, तो ये एजेंसी के थ्रू है। और ये दो इसके स्ट्रेट्स है, सी ऑफ मरामा और डर्डेनेलिस, और ये दोनों कहां पर है, ये टर्की में है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये केर स्टेट जो है, तो ये किस चीज के साथ कनेक्ट करता है, सी ऑफ ओजेफ के साथ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। ये आपके इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि पानामा कैनाल जो है ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, तो ये अटलांटिक ओशन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पानामा कैनाल की लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये 82 किलोमीटर या 51 माइल है। और ये आर्टिफिशियल है, यानी लार्जेस्ट मेन मेड कैनाल। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट मेन मेड कैनाल कौन सा है, तो ये है पानामा कैनाल, ठीक है। लार्जेस्ट मेन मेड कैनाल, ये क्वेश्चन भी इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा पूछा गया है। लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल कौन सा है, तो ये पानामा कैनाल है, ठीक है। अच्छा, इसके क्या है, इसका फुल कंट्रोल पनामा को कब मिला था, तो दिसंबर 31, 1999 को, ठीक है। इसका स्टार्ट किसने लिया था, तो इसका स्टार्ट लिया था फ्रांस ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पनामा कैनाल का स्टार्ट किसने लिया था, फ्रांस ने लिया था 1881 में। बाद में इसको नाकामी हुई, उसके बाद फिर अमेरिका ने जो है तो 1904 से लेकर 1914 तक प्रेसिडेंट ट्यूडोर रोजवेल्ट के दौरानिए में इसको कंप्लीट किया, ठीक है। और इसको कब ओपन किया गया था, 15 अगस्त 1914। तो ये भी MCQ काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। और ये पहले कोलंबिया का हिस्सा था, बाद में इसको पानामा के हवाले कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि द गोल्डन गेट ब्रिज स्पेन द स्ट्रेट कनेक्टिंग विच बॉडी वाटर। तो ये कौन से दो एरियाज को कनेक्ट करता है, ये गोल्डन गेट ब्रिज जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सैन फ्रांसिस्को बे को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अभी इससे रिलेटेड मजीद कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी बहुत ही फेमस तस्वीर आपने देखी होगी, गूगल पर आप सर्च कर ले गोल्डन गेट ब्रिज, आपको तस्वीर मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, इसके पास दो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पास कितने रिकॉर्ड है, तो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कौन से है, लॉन्गेस्ट मेन स्पेन और टालेस्ट टावर्स, ठीक है। ये दो इसके साथ रिकॉर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ओलंपस ओलंपिक माउंटेन जो है, तो ये यूएस के किस स्टेट में वाक़ है, तो ये आपके पास हो यूएस के वाशिंगटन स्टेट में वाक़ है। अच्छा देखें, आपने आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी ये इसका कैपिटल है। अभी ये डीसी में, डीसी का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन हमारे टाइम में अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता था। तो डीसी का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो हाई ओलंपिक माउंटेन का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ये है माउंट ओलंपस, ठीक है। और ओलंपिक जो है तो आपको पता है ये गेम्स का भी नाम है, ठीक है। गेम्स का भी नाम है, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एफएल टावर कहाँ पर है, तो ये पेरिस में है, ठीक है। और पेरिस कहाँ पर है, ये फ्रांस में है, ठीक है। अच्छा, और ये कब बना था, तो ये किस वजह से बना था, तो 1889 वर्ल्ड फेयर की वजह से, ठीक है, बना था। इसके बाद क्या है, ऑफिशियल हाइट इसकी कितनी है, तो 330 मीटर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि स्टोन माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है, तो स्टोन माउंटेन लोकेटेड है जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। इसके बाद क्या है, स्टोन माउंटेन इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट, इसके पास क्या रिकॉर्ड है, तो ये हाई रिलीफ कार्विंग, ठीक है। अच्छा, और इसका एलिवेशन क्या है, इसकी हाइट क्या है, तो 1686 फीट इसकी हाइट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इनिशियल टेस्ट की स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है, स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं, यानी अपने सेंटर के मुताबिक स्टडी करना चाहते हैं और कम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इतनी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो आपको अटेन हो, जो आपको याद रहे और जो आपके सेंटर के रेलेवेंट हो, और टाइम बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, यानी आपके टेस्ट से पहले हम आपको 200 MCQs भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको हम इनिशियल टेस्ट की मैक्सिमम 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे, आपके सेंटर के मुताबिक टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके टेस्ट से पहले 200 सेलेक्टेड MCQs भी देंगे और टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। अभी तक 158 लाख कोर्स में हमारे 14 स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं, 14 के 14 क्लियर कर चुके हैं।
ये नोट्स आपको मिलेंगे 5500 में और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें अभी जो इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं ये भी आपको मिलेंगे और टेस्ट आपका 200% गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो अगर आप इन नोट्स को, इन कोर्सेज़ को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। ये 4 सेट्स के आपको नोट्स मिलेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी आपको मसला हो आप बताएँ ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएँ।